मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि बीजेपी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में आदिवासी समाज को सही अधिकार नहीं मिले थे। लखनऊ में हुए कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि 2017 से पहले आदिवासियों के पास न तो वोट देने का अधिकार था और न ही राशन कार्ड या किसी से संपर्क की सुविधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद थारू, मुसहर, कोल और गोंड जैसी जनजातियों को हर जरूरी सुविधा दी गई। पहले कुछ वामपंथी और मिशनरी संगठन आदिवासियों को भटका देते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वनटांगिया समुदाय के 55 गाँव के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। ये हालत देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही थी। उन्होंने कहा कि भले ही देश को 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन 2017 से पहले तक वन विभाग और पुलिस इन आदिवासियों का शोषण करते थे। सीएम योगी ने बताया कि जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तब इन गांवों को सरकारी रिकॉर्ड में राजस्व गांव माना गया। इसके बाद वहां धीरे धीरे सभी सरकारी योजनाएं लागू की गई। 2022 और 2024 के चुनावों में कई आदिवासी लोग पहली बार वोट डालने आए। वहीं अब हर गांव में सड़क बन गई है, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, सभी को रहने के लिए मकान मिल चुके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं और स्कूल और अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। लोगों को राशन, आयुष्मान योजना का लाभ और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की धार्मिक यात्राएं सिर्फ आस्था से जुड़ी नहीं होती, बल्कि इस समाज को जोड़ने का भी काम करती हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के प्रमुख दत्तात्रेय होसबोले ने भगवान धन्वंतरी, भारत माता, गुरु गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद को फूल चढ़ाकर की। होसबोले ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सेवा करना सबसे बड़ा काम माना जाता है। सेवा और त्याग हमारी असली पहचान है। साथ ही जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके हाथ उन लोगों से ज्यादा अहम होते हैं जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। उन्होंने डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं। हमें उन लोगों के प्रति आभार जताना चाहिए जो अभी भी विकास से पीछे रह गए हैं। मैं देख रहा हूं कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को उसी एकता के सूत्र के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास आज से 5 वर्ष पहले नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने इस लखनऊ में प्रारंभ किया था। 2019 में जब यात्रा प्रारंभ हुई होगी, उस समय एक उत्साह था, लोगों में एक उमंग था कि कैसे होगा, जानने की एक उत्सुकता थी। यह उस समय था जब प्रोफेसर MLB भट्ट जी KGMU के VC हुआ करते थे। KGMU देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है और उस समय मैंने भी उनको इस बारे में कहा था कि हमें बलरामपुर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है, प्रारंभिक कर्मभूमि रही है और एक वहां के लोगों के मन में अटल जी के प्रति एक आत्मिक लगाव है। तो क्या KGMU का कोई सैटेलाइट सेंटर हम बलरामपुर जिले में बना सकते हैं? उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किया और उस दौरान जब बातें सामने आई बॉर्डर क्षेत्र की, वहां के लोगों की स्थितियों के बारे में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में NMO ने इस यात्रा को महाराजगंज से लखीमपुर तक के इस विस्तृत भूभाग में निकालने का निर्णय लिया। यह वह क्षेत्र है जहां सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा के प्रहरी के रूप में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति दोनों ओर है, भारत में भी है और नेपाल की ओर भी है। साथ साथ एक तरफ उनकी गरीबी और बदहाली एक चुनौती और दूसरी तरफ वहां पर बढ़ रहे कुछ नौधनाढ्य, यह भी अपने आप में एक चुनौती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। वनटांगिया, आप आश्चर्य करेंगे, इस समाज के दबे कुचले वे लोग हैं जिन्हें कभी ब्रिटिश कालखंड में
1905 से लेकर के 1920 के बीच में इन्हें तराई के क्षेत्र में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, गोंडा में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, गोरखपुर में और अन्य जनपदों में तराई के क्षेत्र में जंगल लगाने के लिए ब्रिटिशर ने उन्हें वहां बसाया और कहा कि तुम जंगल लगाओ, इसकी सुरक्षा करो, तुम्हें कोई मानदेय नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी लैंड तुम्हें वहां पे खेतीबाड़ी करने के लिए देंगे। इस देश में आजादी का आंदोलन चला, ब्रिटिश इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 1947 में उन्होंने देश को आजादी मिली। लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, बनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं, जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई, तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया। अन्यथा उससे पहले वन विभाग के लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के लोग भी उनका शोषण करते थे, और उनके बीच में धीरे धीरे करके कुछ मशीनरी से जुड़े हुए लोग और कुछ वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। और उस दौरान जब सरकार आई, सरकार आने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको सबसे पहले राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है, और उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी 54 गांव आज सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित हैं। उनके वोटिंग राइट भी दी गई उनको। उन्होंने 2019 से अपना वोट देना प्रारंभ कर दिया है।